हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब कोर्स। इस कोर्स में पहले ही हमने दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उन दोनों वीडियोस का लिंक क्लिक करके देख सकते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर में मेनली 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी इन क्वेश्चन नंबर पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करिए एक पॉइंट पे जो कि सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे होगा। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं, है ना। ये हमारा सर्कुलर कॉइल है, राइट। थोड़ा सा अच्छा बना देंगे इसको। राइट। तो ये हमारा सर्कुलर कॉइल है जो कि इस तरीके से है। तो ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस a और ये रही एक्सिस, राइट। तो इस कॉइल में करंट बह रहा है ऐसे, इस तरीके से। कितना करंट है, I। मुझे जानना है इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस कॉइल की वजह से, राइट। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ को। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए। तो मैंने यहां पे लिया एलिमेंट, इस एलिमेंट का नाम है ए बी और इसकी जो लेंथ है ये है dl। तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है सर्कुलर कॉइल का जिसकी लेंथ कितनी होगी, dl के बराबर। और इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं p। सेंटर से इस पॉइंट की दूरी है x बराबर। तो अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ पे ये r होगा। r की वैल्यू किसके बराबर होगी, रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से लिखा है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कुछ ऐसे बन रही है जिसकी वैल्यू है dV बराबर। हमेशा याद रखें डायग्राम में मिस्टेक हो जाएगा। तो ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कितने डिग्री, 90 डिग्री। नेक्स्ट हमने एक और एलिमेंट कंसिडर किया बिल्कुल इसके अपोजिट में, उतना ही। तो ये वाला C और D, इसकी भी लेंथ कितनी है, dl। अगर मैं यहां से इसको जोड़ देता हूं तो ये भी दूरी कितनी होगी, r। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। कितनी होगी, वो भी dV। दोनों में करंट सेम बह रहा है, इस टुकड़े में जितना करंट बह रहा है इसमें भी उतना ही करंट बह रहा है ना। और ये टुकड़ा इस पॉइंट से जितनी दूरी पे है, ये टुकड़ा भी उतनी दूरी पे है। तो इससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इससे भी उतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, राइट। तो इस जगह पे दोनों की वजह से dV मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और आपको याद रखना है कि r और dB के बीच में हमेशा एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये एक्सिस बराबर, यहां का एंगल अगर मैं फाई बोल दूं तो ये वाला भी एंगल फाई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है। तो ये एंगल अगर फाई है तो ये भी फाई होगा, और ये वाला भी क्या होगा, फाई, और ये वाला भी क्या होगा, फाई बराबर। ये कैसे फाई होगा, ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री, ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री। अगर ये लाइन इससे 10 डिग्री घूम जाता है तो ये लाइन इससे 10 डिग्री आगे चला जाएगा, सही है। अब यहाँ पे ये dB जो है एक्सिस में नहीं है और ना तो एक्सिस के परपेंडिकुलर में है, ये दोनों के बीच में है। तो इसे स्प्लिट करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रिजॉल्व। जिस साइड एंगल बनता है उस साइड हम लिखते हैं cos फाई, dB cos फाई। और जिस साइड एंगल नहीं बनता है उस साइड हम लिखते हैं dB sin फाई। इस dB को मैंने ब्रेक कर दिया।
अलॉन्ग द एक्सिस कितना आ रहा है dB sin phi और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कितना आ रहा है dB cos phi। सिमिलरली अगर मैं इसको भी ब्रेक कर दूं तो इस साइड आएगा dB sin phi और इस साइड आएगा dB cos phi। जिस साइड जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उस लाइन में cos आता है, जिस लाइन के साथ एंगल नहीं बनता है उस साइड sin आता है, इतना याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है dB को ब्रेक कर दिया अलॉन्ग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला dB cos phi और ये वाला dB cos phi एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। dB sin phi और dB sin phi का डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए थे AB और CD, तो इसलिए यहाँ पे 2 मिले हैं। अगर मैं 10 एलिमेंट लेता तो मेरे को 10 dB sin phi मिलते हैं, यानी कि इन सभी को मैं ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऐड। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इस dB की वैल्यू अगर मैं लिखूं बायोट सावर्ट्स लॉ से तो कैसे लिख सकता हूं? देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट AB और CD फ्रॉम बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट सावर्ट्स लॉ, अगर मैं बायोट सावर्ट्स लॉ को यूज करके इस AB और CD इन दोनों की अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो क्या आएगा? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बायोट सावर्ट्स लॉ के लिए, राइट। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इस कॉइल में करंट ऐसे आ रहा है, इस तरीके से बह रहा है करंट, राइट। तो अगर ऊपर में वाले में देखेंगे तो करंट इस तरीके से आ रहा है और आर ऐसे है, तो एंगल 90 डिग्री होगा। कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख दूं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो dB की वैल्यू क्या होगी? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I dl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे साइन 90 की साइन थीटा की जगह पे क्या आ गया? 1। नेक्स्ट इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब हमने क्या किया, dB को ब्रेक कर दिया था, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन रिजॉल्विंग dB we get dB cos phi perpendicular to axis। जब हमने इस dB को ब्रेक कर दिया तो dB cos phi कैसे मिल रहा है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस। और dB sin phi कैसे मिल रहा है? अलोंग द एक्सिस। एंड dB sin phi अलोंग द एक्सिस अलोंग द एक्सिस। आप यहां से देख सकते हैं परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल ईच अदर राइट। एंड पैरेलल कंपोनेंट्स सेम डायरेक्शन में तो ये ऐड हो जाएंगे। एंड पैरेलल कंपोनेंट्स गेट्स एडेड आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P इज, P पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे
डी बी साइन फाई को ऐड कर लेंगे, सभी डी बी साइन फाई को, सभी डी बी साइन फाई को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई। आई होप क्लियर हुआ होगा। डी बी की वैल्यू हम जानते हैं, क्या है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आर स्क्वायर था, आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे वो रूट कट जाता है। नेक्स्ट क्या है, साइन फाई। इस ट्राइंगल को देखिए, अगर आप साइन फाई लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, यानी कि साइन फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, साइन फाई की जगह पे मैंने क्या लिखा है, ए डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे आए ये, फ्रॉम फिगर साइन फाई इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी को और आगे लेके चलते हैं। म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई बाहर रखा है मैंने, आई ए कांस्टेंट है, इनको भी बाहर रखिए, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू ये वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितना 1/2, क्योंकि मैंने रूट हटाया। इंटीग्रेशन में क्या रह गया अभी, dl, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, dl, राइट। तो अभी आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई ए डिवाइडेड बाई, इसका पावर 1 है, इसका 1/2 है, दोनों ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 बराबर। नेक्स्ट dl का इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई ए। क्यों आएगा, सर्कल के ऊपर जब आप सारे एलिमेंट्स को जोड़ते जाएंगे, ये एलिमेंट ऐसे, मतलब पूरा एक चक्कर जब काटेंगे सर्कल का तो क्या मिलेगा आपको, 2 पाई आर, है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर के बराबर। लेकिन यहाँ पे रेडियस कितना है, a, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, 2 पाई a। तो ये कैसे आया, इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू 2 पाई a बराबर है। तो यहां से ये वाला 2 पाई और ये वाला 4 पाई मैंने काट दिया, कितने से, 2 से। तो अगर हम लिखेंगे तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 आई a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। आई होप कि ये वाला डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजी लगेगा। अगर फिर भी हार्ड लग रहा है तो फिर से एक बार कमेंट में बता दीजिए और एक मेथड से ट्राई करते हैं, राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड डिफाइन 1 एम्पियर। तो यहाँ पे आपके पास 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, इनके बीच में आने वाला फोर्स आपको डेराइव करना है। कैसे करेंगे, देखिए, ये 2 कंडक्टर्स है, इसमें से करंट बह रहा है कितना, I1, इसमें से करंट बह रहा है I2। इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो हमें बोलना है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाले वायर में से जब करंट बहेगा तो इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, राइट। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से ये करंट जब बहेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, राइट। उल्टा भी सही है, इसके अंदर जब करंट बह रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड में से ये करंट जब पास होगा तो इसमें फोर्स आएगा, राइट, ऐसे ही। तो यहाँ पे किसी एक का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 की मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड की कितनी दूरी पे, d दूरी पे, एट ए डिस्टेंस d इज, राइट। तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो आएगा B1 इज इक्वल टू
म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πd। ये फार्मूला होता है इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो वो फार्मूला हमने यूज किया है, राइट। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, करंट किधर जा रहा है, ऊपर, पॉइंट किधर है, आगे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है, अंदर जाने वाले डायरेक्शन को हम क्रॉस लगाते हैं, तो ये डायरेक्शन किसका है, B1 का। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो अब क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे, तो फोर्स किधर लग रहा है, पीछे, तो इस पे फोर्स लग रहा है पीछे। करंट ऐसे ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा अगर वो लिखेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑन वायर कैरिंग करंट I2 ड्यू टू B1। इस I2 वाले वायर पे B1 का फोर्स जो लग रहा है उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, F इज इक्वल टू I2 B1 L साइन 90। सही है, क्योंकि ये थीटा कितना डिग्री था, 90 डिग्री। B1 की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर देते हैं तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू I2 म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πd इंटू L साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2π I1 I2 डिवाइडेड बाई d इंटू L। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, राइट। अगर उस L को आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आप लिखेंगे F डिवाइडेड बाई L विच इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2π I1 I2 डिवाइडेड बाई d। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या देगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इतना डेरिवेशन अगर आप करते हैं तो आपको एग्जाम में 4 नंबर मिल जाएंगे, और आप जब ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिखेंगे तो उस टाइम पे आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। तो चलिए वो 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिखते हैं। वन एम्पियर क्या है, इफ टू वायर्स of 1 meter length are separated by 1 meter, exert a force of 2 into 10 power minus 7 Newton on passing equal currents in them, then the current is said to be 1 एम्पियर। क्या बोला यहाँ पे, अगर मेरे पास 2 वायर है जिनकी लेंथ 1 मीटर है, मैंने उनको 1 मीटर गैप पे रखा है, जैसे कि ऐसे, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, कितनी दूरी पे रखा है मैंने, 1 मीटर। अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है, राइट, वो 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 के बराबर आ रहा है ना। अगर इतने न्यूटन के फोर्स से वो दोनों एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो करंट हमने इनमें से पास कराया है वो करंट को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। आई होप ये क्लियर होगा। 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या कहता है, अगर 2 1 मीटर के वायर्स के अंदर 1 मीटर दूरी पे रख के सेम करंट पास कराएंगे, उन दोनों के बीच में आने वाला फोर्स 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 के बराबर होता है, तो उस करंट को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। अगर इसमें कुछ डाउट रहता है आपको तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले और वीडियोज़ में
आपके सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, राइट। अब तक हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, राइट। यानी कि आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चन, हमने ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, है ना। आने वाले क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपके लिए एक्स्ट्रा या बोनस क्वेश्चन होंगे, राइट। तो वीडियो के साथ बने रहिए ऐसे ही। तो डेली आपको एक वीडियो मिलता रहेगा हर क्वेश्चन नंबर पे। ये होने के बाद आपको फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले पोर्शन और साथ में प्रॉब्लम वाले पोर्शन कवर करके देंगे, राइट। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।